गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। हर रोज देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने आते हैं, बहुत कुछ रिवाइज करते हैं, रिकॉलिंग करते हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन हो सके बेहतरीन। तो आई होप सो आवाज पिक्चर दोनों क्लियर ही होंगे। और फिर भी एक बार जल्दी से बता दें, और साथ ही साथ भाई सेशन को शेयर लाइक भी जो है वो जरूर जो है कर दीजिए, ठीक है, ताकि सेशन को आगे लेकर जा सकें। हाँ जी, ठीक है। तो आकाशवाणी के इस चंडीगढ़ केंद्र में आपका स्वागत है शिवम जी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, और रिवीजन जो टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। और रिवीजन में सबसे पहले हम चलेंगे गुजरात, और गुजरात में हमने कल पढ़ा था कि जो रन ऑफ कच्छ है उसके पास दोस्तों एक जो आईआईटी गांधीनगर के रिसर्चर्स हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे के, उन्होंने पाया है कि यहां पर 5000 साल पहले, हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले, मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले भी लोगों की जो है हैबिटेट है हुआ करती थी। तो उनके बारे में जो है इन्होंने जानकारी जो है वो दी है। हमने कल एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि एक 800 साल पुराना भगवान शिव का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में जो है वो फाइंड आउट किया गया है। फिर इसके अलावा दूसरी न्यूज, एक दोस्तों पैरासाइट वेस्ट इस किस्म का एक न्यू स्पीसीज जिसका नाम है लोस्कना ऑक्सीडेंटलिस, इसको रिसेंटली ही चंडीगढ़ में जो है डिस्कवर किया गया है। तीसरी न्यूज थी अबाउट द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स। ये अफ्रीका के सेंट्रल जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, उनकी इकोनॉमिक को जो है बढ़ाने के पर्पज से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। हाल ही में कुछ विवाद के कारण रवांडा जो कंट्री है इसने जो है इसे विड्रॉ कर लिया था। रवांडा के बारे में बात की थी। लैंडलॉक्ड कंट्री है दोस्तों, एक तरफ कोंगो है, युगांडा है, एक तरफ बुरुंडी है और एक तरफ तंजानिया यहां पर हमें देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा डोंकी के बारे में, और ये गधे की कौन सी किस्म, ईजायू के बारे में पढ़ा था। और ये पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में है क्योंकि इसकी हड्डियों से एक खास तरह की मेडिसिन चाइना की जो है ट्रेडिशंस में जो है बनाई जाती थी। इस वजह से चाइना में इन गधों की बड़ी डिमांड है, और पाकिस्तान में इस वजह से इनकी कीमत जो है 2 लाख रुपए से भी ज्यादा इंक्रीज जो है वो हो चुकी है। फिर इंडिया के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भाई वो जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वहां पर ये आप छोटा सा एक जानवर देख रहे हैं जिसका नाम है टेडिग्रेड्स। इसके ऊपर भी, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड में या एक्सट्रीम हॉट में किस तरह का ये रिएक्ट करेगा उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे सेलिब्रेट किया। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसको और आने वाले समय में उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसका जो क्वालिटी है कैसे बेहतर करे, उसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बनाई गई थी। और ये 9 जून, और 9 जून कौन सा डे है, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। फिर नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये हर साल 12 जून को इंटरनेशनल लेबर डे द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम इस बार रखा गया था प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। बहुत कुछ और करना है, इसलिए अपने एफर्ट्स को और ज्यादा बेहतरीन हमें करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इज अबाउट दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर एक जानकारी थी कि भाई ऐसा कहा जा रहा था कि यूपीआई के ऊपर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनके ऊपर एमडीआर मर्चेंट ये जो चार्जेस हैं ये लगाए जाएंगे। भाई इनका नाम क्या था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और ये जो चार्जेस लगेंगे आम तौर पे जो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो देखने को मिलते हैं। और लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई हमने स्कीम या ऐसा कोई प्लान नहीं है, और ये पूरी तरह से जो है अफवाह है एमडीआर को लेकर, और ये निर्मला सीतारमण ने कहा। फिर इंडिया और यूएस के बीच एयरफोर्स की जो एक 200 एक्सरसाइजेज है नॉर्थ इंडिया में कई फेसेस में की जाएगी, इसको नाम दिया गया टाइगर क्लो का, तो नाम याद रखना है। फिर एनआईएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 2015 में बना था, हाल ही में दिल्ली में उसकी गवर्निंग काउंसिल की 6th मीटिंग जो है उसका आयोजन हुआ। याद रखें एनआईआईएफ की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन हमेशा देश का फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा, और दोस्तों फिलहाल कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। उसी वक्त मैंने आपको ये भी बताया था जैसे नीति आयोग, माफ कीजिए जीएसटी में जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें चेयरमैन भी हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। ठीक, तो ये सारी न्यूज हमने कल पढ़ी थी, और इसके बाद हम शुरू करेंगे आज की न्यूज ऑफ द डे। ठीक, तो आई होप सो आपको ये सारी याद भी रही होंगी।
और बबली ठाकुर, एनिमेशन पीके और देवाशीष और जो भी शिवम जी, गुड मॉर्निंग। सेशन यार आपका है, चैनल आपका है और इसको थोड़ा जो है लेकर जाएं आगे और इसको लेकर जाया करें यार, है ना। हमारा जो टीम है, हमारी टीम में अगर कोई कमी है तो हमें जरूर बताया करें, लेकिन आपका भी फर्ज है इसके सेशन शुरू शेयर लाइक जरूर कर दें। जो ऑफलाइन भी देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि भाई हम बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी एनर्जी से जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो पहली न्यूज मुझे लगता है कि आप सभी को एक्सपेक्टेड ही होगी और ये जो न्यूज है ये दोस्तों AI 171 फ्लाइट से जुड़ी हुई है। एयर इंडिया 171 की ये जो फ्लाइट कल जिसने अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे ही वहां से उड़ान भरी और उसके 5 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और जैसे ये तस्वीर आई कि भाई वो एयरपोर्ट से जैसे इसने टेक ऑफ किया और दोस्तों उसके पास ही एक हॉस्टल था और ये हॉस्पिटल का था जहां पर अक्सर डॉक्टर्स और जो है दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ रहता था। लंच करने कई सारे लोग मेस में आए हुए थे और वहां पर जाकर जहाज जो है वो टकरा गया। मैं आपको एक बड़ा मतलब एक दोस्तों बड़ी इसको हम क्या कहें कि हैरानीजनक बात बता रहा हूं। कल रात में देख रहा था कि कल सुबह दोस्तों एक न्यूज़पेपर है, उसका मैं नाम स्किप कर रहा हूं, मैं आफ्टर द क्लास आपको टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा। उस न्यूज़पेपर ने ना कल सुबह एक एडवर्टाइजमेंट जो है अपने किसी प्रोग्राम का, किसी इवेंट का दिखाया था और उसमें बिल्कुल वैसा ही एयर इंडिया का जहाज दोस्तों एक दीवार में मारता हुआ दिखाया था जैसा एक्चुअल में दोपहर के बाद ऐसा दिखा। तो वो बड़ी हैरानी वाली बात थी, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। और एयर इंडिया ने फिलहाल ये कहा तो जरूर है कि जितने लोग यहां पर मृत्यु हुई है, अब 232 लोग थे दोस्तों इस प्लेन में जो सफर कर रहे थे। इसके अलावा जो जहाज का अपना बोर्ड था उसमें टोटल, जिसमें एयर होस्टेस होती हैं, पायलट होता है, ये टोटल 10 लोग, तो 242 और 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची है। कहते हैं ना कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। अब हम देखते हैं कि ये बंदा जो है अपनी सीट नंबर 11 पर बिल्कुल जो दरवाजा होता है हवाई जहाज का उसके पास बैठा हुआ था और जैसे ही जहाज जाके उस हॉस्टल में टकराया और वो दरवाजा दोस्तों खुल गया और ये बंदा जो है उस दरवाजे से बाहर की तरफ जो है चला गया और इसको छोड़कर बाकी सारे लोगों के हालात इतने ज्यादा बुरे थे दोस्तों। मैं डेड बॉडीज देख रहा था, किसी मेरे मोबाइल फोन में किसी का नंबर है और उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था उन बॉडीज का। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे स्टेटस लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं। पूरी तरह से आग में झुलसा हुआ था शरीर और मतलब बिल्कुल ब्लैक जो है बॉडीज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाई जा रही थी। तो बहुत ही बड़ा हादसा है और इस 242 लोगों में अगर मैं बात करूं 169 जो है भारतीय लोग, 53 ब्रिटिश नेशनल। लंदन जा रहा था जहाज, ज्यादातर ब्रिटिशर्स थे दूसरे नंबर पे, फिर कैनेडियन है, एक 7 पुर्तगीज है और ये AI 171 फ्लाइट जो है पूरी तरह से खत्म। अब इनके अलावा भी क्योंकि जिस हॉस्टल में ये टकराया है वहां पर भी तो बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ होगा दोस्तों। वहां की अभी कोई खबर नहीं आ रही कितने लोग वहां पर मर गए, कितने डॉक्टर्स की जान जो है वो चली गई है। और इसमें भाई अपनी बेटी से मिलने के लिए ये जो विजय रूपानी है, विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी भाजपा पंजाब के जो है कार्यकारी अध्यक्ष थे ये और इनका भी देहांत हो गया है। तो ये वहां पर थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, मतलब मुझे लगता है कि यार हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, किसी की फैमिली, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वीडियोस दिखाई जा रही हैं और उनको देखकर रूह कांप रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहे हो तो आपकी जान सुरक्षित नहीं है। अगर आप अपने फेवरेट टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जा रहे हो वहां पर भी आपकी जान सुरक्षित नहीं है। गर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर फ्लड्स जो है चल रहे हैं और कहीं पर हम देख रहे हैं कि आप जहाज में जो है हवाई सफर कर रहे हो तो वहां भी आप सुरक्षित नहीं है। तो बहुत ही मतलब एक नेगेटिविटी का जो माहौल है फिलहाल ऐसा देखना जो है वो जो प्रतीत हो रहा है। दोस्तों यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा ये जो जहाज है एयर इंडिया का, और अब ये टाटा ग्रुप क्यों 1-1 करोड़ रुपया दे रहा है। 2024 में दोस्तों टाटा ग्रुप ने भाई जो विस्तारा कंपनी है और एयर इंडिया है दोनों को अपने आप में मर्ज कर लिया था 12 नवंबर 2024 में। और अब ये जो पूरा का पूरा विस्तारा हो या एयर इंडिया हो, इनके जहाजों को टाटा कंपनी द्वारा ही
जो है वो जो पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। तो इस वजह से टाटा ने फिलहाल 1-1 करोड़ रुपया वो सभी के लिए अनाउंस जो है वो जरूर किया है। तो ये थोड़ा जहाज का नाम याद रख ले, पेपर में इसके बारे में पूछा जा सकता है। अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम याद कर ले, ये वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था आईपीएल का जो फाइनल मैच था आरसीबी और पंजाब किंग्स के खिलाफ, वो भी अहमदाबाद के ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है वो करवाया गया था। तो ये याद रखें। फिर इसके बाद दूसरी खबर पर जाएंगे। वैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो, सभी ने इस दुर्घटना पर जो है वो शोक व्यक्त किया है और मरे हुए लोगों की जो आत्मा को शांति मिले इसकी कामना की है। फिर इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट न्यूज पर, और यहां पर जो है बिल्कुल एयर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, बिल्कुल जी। फिर हाँ जी, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। और एयर एक्सरसाइज की कल हमने बात की थी दोस्तों, टाइगर क्लो। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज होने जा रही है और ये फ्रांस में होगी 18 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच। फ्रांस का कौन सा शहर है? कैवलेरिया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहां पर मैं सबसे पहले तो मैं फ्रांस के कुछ और शहरों में भी जाना चाहूंगा। फ्रांस का शहर कैवलेरिया की बात हो रही है जहां पर एक्सरसाइज होगी। मैं फ्रांस के नाइस नाम के शहर में भी जाऊंगा, क्योंकि नाइस शहर में कौन सी इंपॉर्टेंट समिट हाल फिलहाल में हुई थी, क्या आप मुझे बता सकते हो? फिर फ्रांस में ही भाई हमने कुछ दिन पहले पढ़ा, यहां पर एक शहर है केन्स, वहां पर एक फेस्टिवल हुआ था और इस फेस्टिवल में कौन सा टर्की का डायरेक्टर था जिसको कि भाई अपनी मूवी के लिए, कौन सी मूवी के लिए वहां का बेस्ट वोट पाम डी अवार्ड मिला। और फ्रांस का शहर पेरिस ऑलरेडी पता है, लास्ट ईयर ओलंपिक्स हुई थी, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं। तो 2 प्रश्न पूछे हैं भाई, नाइस जो शहर है कौन सी इंपॉर्टेंट समिट हुई है यहां पर? हाँ जी, विच समिट वाज हेल्ड एट नाइस सिटी ऑफ फ्रांस। अभी दोस्तों अभी बताया था 2 दिन पहले ही, और ये समिट थी ओशन से जुड़ी हुई, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, और ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की 3rd समिट का आयोजन किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा टर्की का डायरेक्टर था जिसको अवार्ड मिला था? एनीवन, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, बहुत ही बुरी बात है। विच इरानियन डायरेक्टर वॉन पाम डी अवार्ड एट केन्स फेस्टिवल? माफ कीजिए, टर्की नहीं, ईरान का डायरेक्टर था। हाँ जी, नाम था जफर पनाही और इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, उसकी मूवी का नाम था जफर पनाही। ये भी सिर्फ एनिमेशन पी के द्वारा ही बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं। और ये एक्सरसाइज शक्ति अब यहां पर रिपीट कर दूं आपको कि एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया, ठीक है, याद है कि नहीं? उलान बतार, वहां पर मंगोलिया में एक्सरसाइज जो है वो दोस्तों हो रही है। फिर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लेक जो हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेपाल की जो सेना है वहां पर पहली बार है कि कोई सिख धर्म से जुड़ा हुआ सैनिक जो है उनकी आर्मी में शामिल हुआ है। फिर अगली न्यूज, भारत का डिफेंस को लेकर कि प्रोडक्शन भारत में कितना होगा? 3 लाख करोड़ का होगा। इसका टारगेट क्या है? टारगेट है दोस्तों 2029 का टारगेट है 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन। फिर भारत जो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल कौन से कंट्री को कंसाइनमेंट दे रहा है? इसका आंसर है फिलीपींस, ये याद रखना है। फिर भारत की कंपनी टाटा डसोल्ट एविएशन के साथ मिलकर रफोल फाइटर जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में कहां पर करेगी? ये हैदराबाद में करने जा रही है। ऑलरेडी डसोल्ट एविएशन को हमने रफोल मैरीटाइम जेट्स का ऑर्डर जो है ऑलरेडी दे ही रखा है। फिर सिप्री के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्ट पिछले 10 सालों में हथियारों का किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है। फिर फरवरी में जो दोस्तों फरवरी का जो महीना था, यहां पर आगे कर दें, एयरफोर्स शो कहां पर हुआ? ये एयरफोर्स शो जो है ये हुआ था यालाहन का एयरबेस, जो कि कहां पर है? बेंगलुरु में है। फिर सेना से जुड़े कुछ ऑपरेशंस अभी हाल ही में किया। कौन सा ऑपरेशन जो है? ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ। फिर सिंदूर आपको पता है ये पाकिस्तान में है। और इसके अलावा ऑपरेशन किलर जो है वो कश्मीर में है टेररिस्ट के खिलाफ। फिर दिल्ली पुलिस द्वारा फेस वॉश
ये जो इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पर है दिल्ली में, उनको बाहर निकालने के लिए। तो इन 4 ऑपरेशंस के नाम भी याद रखें। ब्रह्मा तो म्यांमार में एनडीआरएफ की टीम गई हुई थी और उसको लेकर था, अर्थक्वेक वहां पर आया हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद जरूर हो गई होंगी। युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच हुआ था। हाँ जी, ठीक, बहुत बढ़िया भाई, रिवीजन साथ साथ चलती रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इज अबाउट एडिबल ऑयल्स। अब यहां पर बता दूं, ये एडिबल ऑयल्स भाई जो प्लांट बेस्ड जो हैं ये ऑयल होते हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। अब इन ऑयल का बड़े स्तर पे हम इंपोर्ट जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया या यूक्रेन जैसे कंट्री से करते हैं। और इनका कच्चा तेल मतलब क्रूड जो ऑयल है ये इंपोर्ट किया जाता है, उसकी रिफाइनमेंट तो जो है इंडिया में ही दोस्तों हम कर लेते हैं। तो ये कच्चा तेल जब ये आता है तो इसके ऊपर सरकार द्वारा जो कस्टम ड्यूटी दोस्तों जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, तो इसके इंपोर्ट पर 20% लगती थी। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए का ये क्रूड ऑयल खरीदा है, कौन सा क्रूड ऑयल? एडिबल क्रूड ऑयल, तो जो हम अपनी कुकिंग में जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो ऑयल है वो हमें 120 रुपए का पड़ता था, 100 रुपए का अगर इंपोर्ट हो रहा है, अब वो 110 रुपए का ही पड़ेगा। मतलब क्योंकि इसको 20 से 10% कम कर दिया गया है दोस्तों, डेफिनेटली इससे उनके जो प्राइजेस हैं उनमें कमी आएगी। और यहां पर जो लोग रिफाइन करते हैं, जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और इस उम्मीद से इसे कम कर दिया गया है। गवर्नमेंट का पॉलिसी शिफ्ट इज एक्सपेक्टेड ताकि एडिबल ऑयल के प्राइजेस को हम स्टेबलाइज कर सके, यहां पर प्रोटेक्ट कर सके फार्मर का इंटरेस्ट एंड बूस्ट डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी और ऑन मेजर एडिबल ऑयल्स फ्रॉम 20 to 10%। अब यहां पर यार हमने कुछ दिन पहले बात की थी, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी किसी और के ऊपर भी कम की थी, याद आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है ना? मुझे तो बिल्कुल ही स्किप हो रहा है, अगर किसी को याद है तो बताओ यार। क्रेडिट टू यू सर। आज जो है नाजब, हाँ याद है, बहुत बढ़िया यार, मैं तो खुद ही भूल गया। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमने पढ़ा था यार कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ और भी। चलिए ये एडिबल क्रूड ऑयल है, ठीक है, और कुछ और भी है, तो लास्ट तक मैं देखता हूं अगर कुछ याद आया तो। फिर अभी दोस्तों जो दाल है, अब यहां पर मैं एक बेसिक आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। अब ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है, जब हम कहते हैं ना इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो राइज हो जाए, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन को 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब है जब किसी भी प्रोडक्ट को हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और जब हम दोस्तों उसे रिटेल में थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। भारत में जो सरकार है या आरबीआई है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है सीपीआई के ऊपर। एक तो आज से लगभग कुछ साल पहले, माफ कीजिए कुछ महीने पहले, ये डिसाइड किया गया था कि ये जो सीपीआई है दोस्तों, अभी तक जो पिछले कुछ सालों में इसे 2011-12 से कैलकुलेट किया जाता था, जो कि हमारा बेस ईयर था। बेस ईयर का मतलब होता है कि जहां से हम महंगाई कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अगर इस मार्कर का प्राइस 100 रुपया था 2011-12 में और आज 126 रुपए है, हम कहेंगे महंगाई 26% इंक्रीज हो गई है। एक तो दोस्तों अभी 2026 से जो है 1 जनवरी 2026 से हम अपना बेस ईयर चेंज करने जा रहे हैं और बेस ईयर 2022 से 2023 हो जाएगा। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है भाई, महंगाई का मुख्य तौर पे पर्पस है कि जो आम इंसान इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट्स, उनमें कितना महंगाई आया है। आम इंसान जैसे कि रेलवे में सफर करता है, आम इंसान पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करता है, आम इंसान सब्जियों खरीदता है, आम इंसान ब्रोकली तो नहीं खरीदता, आम इंसान तो आलू खरीदता है, गोभी खरीदता है, प्याज खरीदता है, ठीक है। तो भाई इनके जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़ने चाहिए। जैसे दाल है, चावल है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इनके प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए सरकार हमेशा कोशिश करती है। अगर सरकार को लगता है कि देश में ये संसाधन
पूरे नहीं पड़ पा रहे जितनी डिमांड है, तो फिर सरकार उन्हें इंपोर्ट भी करती है। जैसे मान लीजिए मैं पल्सेस की बात करता हूं, दालों की बात कर रहा हूं, तो जो दाल हैं कई बार भारत में भाई बारिश आ जाती है जिसकी वजह से दालों की जो खेती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और इस डर से सरकार दुनिया के कई सारे कंट्रीज, जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, या फिर म्यांमार है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अलग ये कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं, तो इनके यहां पर किसानों से कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करवाते हैं कि आप दाल की जो है फसल कीजिए और हम उसे खरीद लेंगे। और ताकि क्योंकि इनके प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो देश के 80% मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब केंद्र सरकार की ये न्यूज थी कि भाई 2025-26 में हमें जो 1 लाख मेट्रिक टन जो पल्सेस और ऑयल सीड्स, जो ऑयल सीड्स मतलब ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता हो, उनकी जो प्रोक्योरमेंट करनी है, जो उनको खरीदना है किसानों से, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीधी सीधी कोई फैक्चुअल न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इससे जुड़ा हुआ बेस ईयर या फिर जो है इन्फ्लेशन, ये कंसेप्ट बताना जरूरी था। यहां पर मैं ये भी बता दूं, कृषि की बात हो ही रही है, तो कुछ दिन पहले हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसका नाम था विकसित कृषि संकल्प अभियान। और विकसित कृषि संकल्प अभियान में उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं या एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट हैं, वो पूरे देश में दोस्तों लगभग 2250 क्लस्टर बनेंगे और एक क्लस्टर में कई सारे गांव इंक्लूड होंगे। और वहां पर ये वैज्ञानिक लोगों को हम कैसे बेहतर प्रोडक्शन, कम पानी का इस्तेमाल करके और उससे हमारी इनकम कैसे बढ़े, इसके बारे में फार्मर्स को जानकारी देने वाले हैं। इस प्रोग्राम का नाम याद रख लें भाई, दैट इज कृषि इसका जो नाम है दैट इज विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसको नाम दिया गया था। और पूरे देश में ये कैंपेन है वो चलने वाला है। हमारे किसकी वजह से? शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट की, और यहां पर बहुत ही बढ़िया जी, तो क्रिकेट में दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो शुरू हो चुकी है, उसका फाइनल, ठीक है। अभी तो पहला ही दिन था, 2 दिन हो चुके हैं एक्चुअली, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट चैंपियनशिप। जैसा होता है ना कि T20 वर्ल्ड कप है, जैसे 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, इंडिया ने जीत लिया था। और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था, इंडिया फाइनल तक पहुंचा था। ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई थी दुबई और पाकिस्तान में, इंडिया ने जीत ली थी। और वैसा ही ये टेस्ट चैंपियनशिप होती है, और भाई जिनकी भी रैंकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है साल के अंत में, उन दोनों टीम्स के बीच मुकाबला है। और ये मुकाबला क्रिकेट का मक्का कहे जाना वाला मैदान लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है। और लंदन जो है भाई, आज लंदन बोला तो भावुक हो गए हैं, और वो फ्लाइट है याद आ गई, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन ही जा रही थी वो फ्लाइट, है ना। तो मतलब एक परिवार काफी वायरल हो रहा है जिसमें 3 बच्चे हैं, पति पत्नी है, और उनकी जो है जहाज उड़ान भरने से पहले जो है वो एक वायरल उन्होंने सेल्फी ली थी, तो वो जो है काफी ज्यादा आ रही है। तीनों बच्चे सब खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो लंदन है, तो लंदन में ये मैच हो रहा है, और फाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो अभी तक जो है दोनों ही टीम जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर क्रिकेट की बात हुई है, तो मैं यहाँ पर रिटायरमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक और प्लेयर है वेस्ट इंडीज के, उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तब मैं बातें करूंगा। वैसे अभी श्रीलंका में सितंबर अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई महिलाओं का, और ये याद रखना है आपको। फिर श्रीलंका जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भाई फेस्टिवल, पोषान पोया फेस्टिवल। अब आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पोषान पोया फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है श्रीलंका। क्यों किया जाता है? क्योंकि 2000 साल पहले दोस्तों जब बौद्ध धर्म भारत से या बिहार से यहां पर श्रीलंका गया था, सीलोन में गया था, और उसको लेकर ये लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं बुद्धिज्म ओवर 2000 ईयर्स अगो। तो यहां पर आपको याद रखें। और ये बुद्धिस्ट कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, वियतनाम है, जापान है, ठीक है, ये सारे के सारे जापानी, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज है। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर बुद्धिस्ट है जी। फिर ये एक बड़ी मशहूर किताब है दोस्तों, डे ऑफ द जैकल, और ये बड़ी बहुत सारी इसकी प्रतियां जो है बिक चुकी हैं। इसके ऑथर हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक फोर्साइथ। इनका 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। जैसे ये फ्रेडरिक फोर्साइथ
इसमें मैंने नाम पढ़ा फ्रेडरिक, तो मुझे कोई और फ्रेडरिक याद आ गया, फ्रेडरिक बेंज। याद है आपको फ्रेडरिच मर्ज, माफ कीजिए, और फ्रेडरिक मर्ज जो अभी हाल ही में जर्मनी का चांसलर जो है वो हाल ही में बना है, और इसका नाम है फ्रेडरिच फोर्सिथ। मशहूर किताब कौन सी है? डे ऑफ द जैकल। हाल फिलहाल कौन सी किताब याद है? हार्ट लैंप याद है ना, जो बानू मुश्ताक ने लिखी थी कन्नड़ भाषा में, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला। इंग्लिश में किसने लिखा? दीपा भास्टी ने। ठीक, याद है ना कि फिर हमने 58th जो है ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? रामा भद्राचार्य, और हमारे रामा भद्राचार्य के साथ साथ ये हमारे गुलजार साहब को, और 59 2023 के लिए किसे मिला है? पंडित विनोद कुमार शुक्ला जी को। फिर अभी हमने कल पढ़ा था कि रशियन हाउस ने इनको जावेद अख्तर साहब को जो मिला है अवार्ड दोस्तों, और उनको भी ऑलरेडी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है उर्दू में, और उर्दू की कौन सी किताब के लिए उन्हें अवार्ड मिला है? ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जावेद अख्तर फॉर विच उर्दू बुक? याद है आपको उस बुक का नाम? ठीक है, और दोस्तों एनीवन? क्वेश्चन है विच बुक रिटन बाय जावेद अख्तर साहब, विच बुक रिटन बाय जावेद अख्तर विच वाज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड? उसका नाम था लावा। हाँ जी, ठीक है, आंसर याद है कि नहीं? हाँ जी, किसी ने नहीं बताया, लावा, LAVA। चलिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दोस्तों आपको अभी आपने कभी सोचा है कि भाई जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके जरिए आप मुझे करंट अफेयर में देख रहे हो, आप कोई लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, तो ये सारा किसी ना किसी दिन ये खराब हो जाती है ना, उसको हम फेंक देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। अब ये ई वेस्ट जो है दोस्तों हमारे पर्यावरण को खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इसी वजह से पूरी दुनिया भर में जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट आया है कि हम चीजों को क्या रीयूज कर सकते हैं, रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं। तो अभी भारत में देश का पहला इस तरह का पार्क है, और ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है, और इसकी अनाउंसमेंट है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया है, और ये नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा है। होलांबी कलन में जो है इस पहले ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क को बनाया जाएगा, ताकि ये कैपिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको सर्कुलर इकोनॉमी में बदल दिया जाए। मैं सर्कुलर इकोनॉमी या इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताने से पहले आपको याद करा दूं, ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है? जो ओशन से जुड़ा हुआ व्यापार है उसे हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। गिग इकोनॉमी किसे बोलते हैं? गिग, GIG। ये दोस्तों वो लोग हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे लोग ओला में, उबर में या फिर स्विगी में, उन्हें हम गिग इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो मानते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है, गिग इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, या फिर ये हमने जो है बात की थी सर्कुलर इकोनॉमी। द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड, इसे डेवलप कौन करेगा? दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और दोस्तों ये जो है भाई 15 साल का जो टाइम पीरियड है इनको दिया गया है, जिसमें कि 1000 ग्रीन जॉब्स का मतलब है ऐसी जो दोस्तों नौकरियां होंगी जिसमें पर्यावरण जो है पूरी तरह से उसको कंजर्व जो है किया जाएगा, एंड स्किलिंग ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर इनफॉर्मल रिसाइकलर्स। और इसका पर्पस है कि दिल्ली का जो ई वेस्ट है उसका 25% कम से कम हम मैनेज कर लें, और सेट ए नेशनल बेंचमार्क, ताकि और जो है शहरों में भी इस तरह के प्रोग्राम हैं वो चल सकें। ठीक है जी, याद रखें हाल ही में हमने इन्वायरमेंट डे भी पढ़ा था 5 जून को, और एक पेड़ मां के नाम का सेकंड जो वर्जन है वो लॉन्च किया गया है, ताकि प्लांटेशन की जो मुहिम है उसको और आगे जो है लेकर जाया जा सके। और इन्वायरमेंट डे के दिन एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो सिंदूर से जुड़ा हुआ एक पार्क कच्छ में प्रस्तावित किया गया है, गुजरात में लगाया जाएगा, और सिंदूर का एक पेड़ प्रधानमंत्री ऑफिस में भी प्रधानमंत्री जी द्वारा ही लगाया गया था। याद रखें। फिर हम बात करेंगे इस ट्रेन की। दोस्तों इस ट्रेन से पहले मैं बता दूं IRCTC के बारे में, इंडियन रेलवे कैटरिंग, और ये कैटरिंग का भी काम करते हैं और टूरिज्म को प्रमोट करने का भी, टूरिज्म कॉर्पोरेशन 1999 में 27 सितंबर को बनाई गई थी, ताकि भारत में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। याद है ना, 27 सितंबर वैसे भी इंटरनेशनल टूरिज्म डे ही होता है। अब इनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई इन्होंने महाराष्ट्र में अनाउंस किया है IRCTC ने कि हम छत्रपति शिवाजी
महाराज सर्किट ट्रेन टूर शुरू करेंगे। अगर आप करंट अफेयर लगातार मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि एक स्कीम थी प्रसाद, और ये प्रसाद स्कीम के तहत भाई सरकार द्वारा आईआरसीटीसी द्वारा ऑलरेडी अंबेडकर सर्किट या रामायण सर्किट लॉन्च किए हुए हैं। जैसे रामायण से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट जो शहर हैं उनकी सैर, उनका जो दर्शन करवाया जाएगा, या फिर अंबेडकर जी से जुड़े हुए शहर। अब वैसा ही अब यहां पर छत्रपति शिवाजी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट शहर जो है वो उनको दिखाया जाएगा, हेरिटेज ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी, और ये आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च की गई है। यहां पर रेलवे से जुड़े इंपॉर्टेंट, एक तो हाल ही में हमने पढ़ा था कोंकण रेलवे जो है अब वो मर्ज हो चुकी है, और जिसको लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला ने अप्रूवल दे दी है। याद है कि नहीं याद, जल्दी से बता दो। फिर हमने पढ़ा था कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज जो है जिसकी हाइट 315 मीटर है और उसको चिनाब रिवर के ऊपर कश्मीर में दोस्तों बनाया गया है। याद है कि नहीं दोस्तों? कौन सा रेल लिंक है? अगर याद है तो मुझे बता दो, नहीं तो मुझे ऑफलाइन बताना आप कौन सी रेल लाइन है जहां पर ये आर्क ब्रिज बना है 315 मीटर ऊपर चिनाब रिवर के ऊपर। और यहां पर जो है वंदे भारत भी जो है चलाई गई थी, जिनकी शुरुआत 2019 में हुई थी। और वंदे भारत का जो है पहली बार भारत में एक मेंटेनेंस डिपो वो खोला गया, और ये मेंटेनेंस डिपो कहां पर खोला गया है? राजस्थान में भगत की कोठी नामक जगह। 3 और अंडर अभी शुरू होंगे, लॉन्च होंगे, लेकिन पहला अंडर कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो ही चुका है। याद है कि नहीं याद? जल्दी जल्दी से मुझे आप बता दें। और ने जो है चिनाब बनाया है, बिल्कुल कोंकण रेलवे द्वारा ही इसका निर्माण है वो किया गया था जी, ठीक है। और उस रेल लिंक का नाम नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया है, ठीक है, कौन सा जो ट्रेन है। जल्दी, बहुत सर्कल भी है। चलिए, ये ऑफलाइन के लिए आपका प्रश्न है, बाद में बता देना। फिर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने जो है ना, अभी हमने इंडियन एयरफोर्स की बात की थी यूएसए की एयरफोर्स के साथ, अक्सर इसका नाम क्या था? टाइगर क्लो। अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो दोस्तों अक्वायर करने जा रही है एडवांस्ड आई स्टार एयरक्राफ्ट। आई स्टार का फुल फॉर्म क्या है यार? आई स्टार है ना, तो एक तो मुझे कल ऐप ही याद आ गई यार, मुझे बताओ उस ऐप का नाम जो आईआईटी, ये जो क्या नाम है वेस्ट बंगाल में आईआईटी कौन सी भाई? मेरे एक फ्रेंड भी है वहां पर आईआईटी खड़गपुर, तो उसने एक ऐप बनाई थी ना कि भाई बेहतर गाड़ी चल सके, फास्टेस्ट रूट है, उस ऐप का नाम बता दो मुझे। और ये जो है आई स्टार का मतलब है इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन रिकॉनाइजेशन। ये एयरक्राफ्ट है और इनको 10,000 करोड़ रुपए की सहायता से सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, इंडियन एयरफोर्स जो है इसे खरीदेगी। अब इसका पर्पस क्या है? उससे पहले भाई ऐप बता दो यार, कोई तो बता दो, किसी को कुछ याद नहीं रहता, बहुत ही बुरी बात है। विच ऐप डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर? किसी को कुछ याद नहीं है, बहुत ही बुरी बात है जी। रिसेंटली ही विच ऐप डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर फॉर बेटर जो है एंड फास्टेस्ट रूट? याद है कि नहीं? नाम था ड्रम। ड्रम का मतलब है डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। हाँ जी, याद रखा करो, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, चलो आसान प्रश्न का उत्तर ही दे दो। एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे, ये तो बता ही दो मुझे आप, ठीक है। और ये इंडियन एयरफोर्स डे, आर्मी डे, नेवी डे कब होता है ये तो बता दो एटलीस्ट यार, ठीक है। और ये दोस्तों आई स्टार 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और इट विल एम्पावर एयरफोर्स, और भाई जिससे कि और ज्यादा सटीक स्ट्राइक्स जो हैं वो एनिमी टारगेट्स के ऊपर हो सकती हैं। और 3 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो हैं इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो लिए जाएंगे। और ये दोस्तों जो प्रोजेक्ट है ये जो है बोइंग या फिर बोम्बार्डियर, ये अमेरिका की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, उनसे ये एक्वाजिशन किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों, इनमें इंडिजीनियस सेंसर भी इक्विप्ड किए जाएंगे, जिनको कि डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया जाएगा। और इनको जो है मतलब बड़ी जल्दी ही हम पूरा कर लेंगे इनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं। तो आई स्टार फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स है, और बोइंग एंड बोम्बार्डियर इनसे जो है अनुबंध है वो किया गया है, ठीक है। और अमरप्रीत सिंह 8 अक्टूबर 1932, वेरी गुड, चलिए बढ़िया है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड बैंक, और इन्होंने दोस्तों ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज किया है और इसको $2.15 प्रतिदिन से जो है ये अब $3 प्रतिदिन कर दिया है।
ऑन अपडेटेड प्राइस एंड डाटा सर्वे मेथड। अब देखो सीधा सीधा प्रश्न क्या है, अब एक तो ये कि देखो यहां पर ये बात की गई है ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, जैसे कहते हैं ना गरीबी रेखा, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी ने उस टाइम कहा था, 2005 की बातें कर रहा हूं, कि अगर कोई बंदा शहर में रहता है, हमारे यहां पर मतलब 2-3 बार, जैसे एक बार एक्सपेंडिचर मेथड से किया गया था, जैसे तेंदुलकर कमेटी ने कहा था कि अगर कोई बंदा गांव में 32 रुपए खर्च कर रहा है तो अमीर है, अगर कोई बंदा शहर में 47 रुपीज पर डे खर्च कर रहा है तो वो जो है अमीर है। ऐसे ही कभी न्यूट्रिशन के ऊपर भी किया गया था कि इतना अगर आपको रोटी मिल रही है, इतनी कैलोरीज मिल रही है तो आप अमीर हैं। अब विश्व स्तर पे तो वर्ल्ड बैंक करेगा, और वर्ल्ड बैंक कर रहा है कि भाई पहले ये था कि अगर कोई व्यक्ति $2.15 पर कमा रहा है एक दिन में, वो अमीर है, उसे नीचे वाले गरीब। और अब क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो इसे इंक्रीज करके $3 प्रतिदिन जो है वो कर दिया है। अब दोस्तों इससे क्या है कि भाई जो लोग $3 से नीचे वाले हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट है, स्कीम्स हैं, वेलफेयर हैं, वो लेकर आती है। अब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। और आपको पता है अजय बांगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वॉशिंगटन DC में है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं भाई T20 का प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर है वेस्ट इंडीज का निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और रिटायरमेंट आपको याद है इंडिया का कौन सा प्लेयर उसने की है रिटायरमेंट अनाउंस? पीयूष चावला। फिर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्लेयर है? ग्लेन मैक्सवेल। फिर साउथ अफ्रीका का कौन सा प्लेयर है? क्लासन। फिर हमने पढ़ा था कि कबड्डी का एक प्लेयर था, उसने भी हाल ही में रिटायरमेंट है अनाउंस की है, वो नाम क्या था? प्रदीप नारवाल। फिर टेस्ट क्रिकेट से किसने रिटायरमेंट अनाउंस की थी? रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। ठीक है, ये सारी रिटायरमेंट्स आपको याद रख लेनी है। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि विराट कोहली की बात करें दोस्तों, एक दशक में 20,000 रन बनाना दुनिया का एकमात्र जो है वो प्लेयर है, विराट कोहली की बात करें। और इसके अलावा जो है रोहित शर्मा, और जिसने IPL में 300 छक्के जो हैं वो कंप्लीट किए थे, हालांकि इससे ज्यादा क्रिस गेल लगा चुका है। फिर मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उनके नाम पर जो है एक स्टैंड का नाम भी रोहित शर्मा का रखा गया। फिर इसके अलावा क्रिकेट की बातें कर रहे हैं तो BCCI के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? राजीव शुक्ला है। सितंबर के महीने में महिलाओं का विश्व कप कहां पर होगा? इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। और लॉर्ड्स में क्या हो रहा है? टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, वो ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूं। और ICC का प्रेसिडेंट कौन है? वो जय शाह है, ऑलरेडी ये भी हम पढ़ चुके हैं। RCB, ये जो ICC का IPL का कौन सा एडिशन था? 18वां था। और आपको साई सुदर्शन के बारे में, प्रसिद्ध कृष्ण के बारे में भी सब कुछ डेफिनेटली याद जो है होगा कि किसको पर्पल कैप मिली है और किसको ऑरेंज कैप मिली है। फिर नेक्स्ट इज अबाउट दोस्तों ये तीसरी यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस फ्रांस के नाई शहर में। और दोस्तों इसमें पर्पस था, इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया ब्लू नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का। वैसे तो ये न्यूज में ऑलरेडी बता चुका हूं, बस आपको थोड़ा बता दूं, ब्लू नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि फ्रांस और ब्राजील ने लॉन्च किया है। जैसे 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था। इंडिया में हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में, आपको याद ही है ना। और इसके हेड कौन है? आशीष खन्ना है। अब ये फ्रांस और ब्राजील ने ब्लू नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एक बात तो क्लियर है, ब्लू का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं ओशन से जुड़ा हुआ है, ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। और इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो ओशन फोकस्ड क्लाइमेट मीयर्स हैं, ताकि भाई पूरी दुनिया में जो है हम जो COP30, और आपको याद है ना COP30 इस बार कहां पर होने वाली है? कितनी बार बता चुका हूं, ब्राजील में। आज मैं शहर भी बता रहा हूं, ब्राजील का कौन सा शहर है? बेलम। ठीक है, बालम कह लो यार, है ना, उससे थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। मेरा बालम थानेदार लगा दे विस्की, क्या कैसा यार गाना वो, मेरा बालम थानेदार पता नहीं उसमें क्या आगे। और ये बालम शहर है ब्राजील का, ठीक है, बेलम है वैसे। और ब्रासीलिया में तो जो है इस बार ब्रिक्स होने वाली, आपको याद होगा। तो वहां पर ये 30 से पहले ही हमें कुछ टारगेट सेट कर लेने चाहिए, ताकि हम इस ब्लू इकोनॉमी के लिए, और ये जो हमने पर्पस है यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, इस इनिशिएटिव का नाम ब्लू नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके लिए काम कर सकें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कीनिया, मैक्सिको, पलाऊ और साइचेल्स ने भी इसे ज्वाइंट जो है वो कर लिया है। इसे ओशन कंजर्वेशन द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म द्वारा ऑलरेडी सपोर्ट जो है वो कर दिया गया है। तो याद रखें NDC का मतलब दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये ओशंस पे पर्पस है। तो ये दोस्तों आज की जो है महत्वपूर्ण जो है खबरें थी। इसके अलावा यार मैं ना शामिल नहीं कर पाया, कुछ और खबरें भी थी। आज सुबह मैं देख रहा था, और
मेरी कोशिश होती है कि सबसे आगे निकलने की। और आगे मैं कैसे निकलता हूं भाई, मैं सरकारी चैनल्स के साथ साथ जो दूसरे न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में ज्यादा फेमस है, हम तो फेमस है नहीं है, हमारे पास तो यही हमारे पहाड़ों के कुछ जो है बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए थोड़े से, ठीक है, हम 100-150 व्यूज तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं हम तो, ठीक है, और आप सपोर्ट करें थोड़ा, है ना। लेकिन कोशिश होती है कि मैं सारे देखकर उनका करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इररेलीवेंट तो मैं उठाता नहीं, तो रेलिवेंट में जो है वो उठा लूं। और साथ ही साथ भाई जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, या फिर जो है भाई इनके इंस्टाग्राम्स हैं, पीआईबी है, न्यूज़पेपर है, ये सारे इंक्लूड मैं कर लेता हूं। जैसे कुछ इंक्लूड नहीं कर पाया वो कल कर दूंगा, जैसे कि भाई हमारी स्क्वैश प्लेयर है अनहत सिंह, कई बार नाम सुना होगा आपने, उनको रिसेंटली ही दोस्तों 2 जो है पीएसए जो है ये अवार्ड मिले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कुछ दिन पहले पढ़ ही लिया था, वैसे ऑस्ट्रिया में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हो रही है, वहां पर प्रियंका गोस्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है। यार एक न्यूज कटरीना कैफ की भी थी, कटरीना वो भी बताता हूं मैं आपको। और केरला में एक जो है विथूट फॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है वो दोस्तों शुरू हुआ है, और ये विथूट फॉरेस्ट जहां पर बीजों को जो है वो जो है दिया जाएगा लोगों को, ताकि यहां पर फॉरेस्टेशन जो है वो इंक्रीज की जाए। डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1000 ऑफ सीड बॉल्स का अक्रॉस द स्टेट, ताकि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है वो दिया जा सके। केरला और असम में जो है भाई कहा गया कि वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं, वहां के जो ट्राइबल्स हैं और जो सदियों से वहां रहते हैं, उनको आर्म्ड जो है वो लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि वो हथियारों से अपनी रक्षा जो है वो कर सकें। उनको जो है कोई मतलब अभी जैसे वहां पर इलीगल बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, जिस वजह से ये शायद जो वो डिसीजन है वो ले रहे हैं। फिर इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है एंड आर्टिफिशियल कोराल जो है ये महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया जाएगा, इसको भी कल पढ़ेंगे। फिर जो है भाई मालदीव्स वाले है ना, जो कुछ दिन पहले मतलब महीने पहले, आपको याद है मालदीव्स की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो वो चाइना के हाथ में उन्होंने भारत के खिलाफ बोल दिया, मोदी जी गए मालदीव्स, वहां 4 फोटो खिंचवाई, उनका टूरिज्म खत्म हो गया था। तो आप ये है कि कटरीना कैफ को मालदीव्स वालों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि कटरीना कैफ कहेगी कि हे शिवम, हे बबली ठाकुर, हे देवाशीष जो है आइए मालदीव्स में और यहाँ पर जो है आनंद मानिए, और ये मालदीव्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। इसके अलावा दोस्तों एक स्नान यात्रा है उड़ीसा में, उसके बारे में भी हम कल ही बात करेंगे। चलिए ये सारा का सारा सेशन, वैसे आज हमारे जो वीडी सावरकर थे उनके बड़े भाई देवेंद्र जो सावरकर है, उनका भी जन्मदिन है आज, उनके एल्डर ब्रदर थे। तो चलिए फिर इसके बाद रिवीजन में जो है बढ़ते हैं आगे, और रिवीजन में भाई बेस ईयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को मेयर करने के लिए 2011-12 से क्या कर दिया है, 21-22, 22-23, 23-24 है, 24-25। जल्दी से आंसर दें, हाँ जी, तो जल्दी से दें तो ठीक है। तो क्या मोइजू मालदीव्स के कहा, बिल्कुल देवाशीष मोहम्मद मोइजू, अगर याद हो तो बताया था, ये भी उत्तर 2022-23 इज द करेक्ट आंसर। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि 1 लाख औरतों के पीछे कितनी महिलाओं की प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में अच्छा मेडिकल ना मिलने की वजह से जो है डेथ हो जाती है। तो इंडिया में काफी डिक्रीज हुआ है, ये 80 पे ही रह गया 1 लाख के। वैसे 80 भी यार क्यों ही है ना, हमें भी लोगों का हेल्प करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे ना, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि नौकरी आपने ले ली है, समाज में कुछ बदलाव करने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं। फिर इंडिया की कौन सी पोजीशन आई है विंड और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन में दुनिया भर में, ठीक है। वैसे इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 है, पासपोर्ट इंडेक्स 85 है, हैप्पीनेस इंडेक्स 130 है, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 118 है, ये याद जरूर रख लें। और ये जो है हमारा 3rd पोजीशन है विंड एंड सोलर प्रोडक्शन में। कभी कभार बहुत चीजें फास्ट करवा देता हूं, जो नए स्टूडेंट होते होंगे ना उनको बड़ी मुश्किल होती होगी, तो वो नए स्टूडेंट्स के यही कहना चाहूंगा 10-15 दिन जुड़े, 10-15 दिन के बाद सारी चीजें आपके माइंड में आने लग जाएंगी। फिर ये नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे, ये दोस्तों हर साल 10 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर यहाँ पर कौन सा राज्य है जहां पर जो है लॉन्च किया है जियो टैग 13 डिजिट इंफ्रा आईडी, और 1 अक्टूबर से लॉन्च की जाएगी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है महाराष्ट्र है। फिर पसोन पोया फेस्टिवल कहां पर, ये श्रीलंका में, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर इंडिया की पहली वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहां पर, आंसर दे देता हूं राजस्थान, लेकिन राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान में कहां पर, हाँ जी आंसर बताओ मुझे यार, आगे नहीं बढ़ेंगे। वेरी गुड देवाशीष, भगत की कोठी इज द करेक्ट आंसर। फिर आज का पढ़ते हैं ऑल इंडिया रेडियो
और दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में कोई नई न्यूज नहीं है। देखो ज्यादातर एयरक्राफ्ट से ही जुड़ी हुई है। एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट हुआ है अहमदाबाद में और उनसे जुड़ी हुई दोस्तों ज्यादा न्यूज जो देखें, बस एक जर्मनी के म्यूनिच से जो है एक खबर है, वहां पर ISSF का जो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां पर इंडिया की 6th कोर है, उसने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। और दूसरा, इजराइल ने अब ईरान पर अटैक कर दिया है। यार क्या हो रहा है, इजराइल ऑलरेडी हमास के साथ लड़ाई हो रही थी, ईरान की कैपिटल तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर दी है और ईरान ने जो है ये इमरजेंसी घोषित कर दी है। इंडिया पाकिस्तान अभी बंद हुआ है, रशिया यूक्रेन नहीं बंद हो रहा, US में टैरिफ चल रहे हैं। तो यार हालात बड़े खराब ही चल रहे हैं ना पूरी दुनिया भर के, और इसमें भी कोई नई न्यूज जो है देखने को नहीं मिली, मतलब वही न्यूज है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सेशन यहाँ पर खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आपको आता नहीं है वैसे मुझे पता है, और ये क्यों लगता है, क्योंकि अगर आता तो यार कम से कम कुछ तो व्यूज होते हैं ना, तो हम बिल्कुल ही 100-150 पर ही चले गए हैं। चलिए फिर भी हम करते रहेंगे कोशिश, हर रोज आएंगे। और दोस्तों जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया।